हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के टर्म फर्स्ट के सेकंड चैप्टर स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशंस के सभी टॉपिक्स के को समझने की कोशिश करेंगे। उसको हम क्विक रिवीजन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यानी क्विक रिवीजन का मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें। बाकी जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में उनके भी वीडियो मैं कल तक तैयार कर लूँगा, जो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर है सेकेंड, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, यानी खेल तथा पोषण। इसका हिंदी में उच्चारण होगा खेल तथा पोषण। इसका इसका अब हम इसमें पहली जो हेडिंग होगी, इसमें पहली होगी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? यानी जिसमें संतुलित आहार हो, पोषक तत्व हो, जैसे कि ए हेल्दी डाइट, या उसको हम बोल सकते हैं हेल्दी डाइट। बैलेंस डाइट का एक मीनिंग कहीं आपसे पूछे हेल्दी डाइट तो वही है बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट इज डाइट दैट कंटेंट्स द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द फूड ग्रुप्स। जितने भी कंटेंट्स होने चाहिए उसके अंदर वो राइट अमाउंट में होने चाहिए, यानी संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। उनकी मात्रा एकदम संतुलित होनी चाहिए, यानी उचित मात्रा में होने चाहिए, राइट अमाउंट में होना चाहिए। जिसमें जिसमें क्या इंक्लूडेड है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, यानी जैसे दूध, दही, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैट्स। जिसमें रेशियो बताया गया है जो मेन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रोटीन का जो रेशियो होना चाहिए 1 रेशियो होना चाहिए, फैट का रेशियो होना चाहिए 1 एंड कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होना चाहिए 4। ये 1:4। इसका मतलब यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ प्रोटीन, दूसरे पे फैट और तीसरे पे कार्बोहाइड्रेट CR। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होता है बैलेंस डाइट, जिसमें सारे कंटेंट्स उचित मात्रा में हो, सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है अगला पॉइंट, जो बैलेंस डाइट के बारे में मैंने बताया, बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बैलेंस डाइट के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीके के कंपोनेंट्स होने चाहिए, कंटेंट्स होने चाहिए, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो कि बॉडी को फिट रखने में, हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं और बॉडी को ग्रोथ भी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे कि बैलेंस डाइट के बारे में आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का मतलब कहीं कहीं न्यूट्रिशंस की मीनिंग भी पूछी गई है कई पेपरों में। तो न्यूट्रिशंस का मतलब है पोषण। पोषण होता क्या है? अब पोषण का मतलब है कि जो भोजन कैसे पचता है। पोषण का मतलब एक ऐसा प्रोसीजर है, एक साइंटिफिक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस ऑफ द फूड, इट्स रिलेशन विद द हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ से जुड़ा है, जिसका संबंध हमारी हेल्थ से है। अब बोलिएगा न्यूट्रिशंस का मतलब क्या है? न्यूट्रिशंस हमारे हेल्थ से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। जो भोजन पचता है और किस प्रकार से पचता है और भोजन किस प्रकार से अवशोषित होता है, इसका मतलब जो भी पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार से अवशोषित होते हैं और जो भी वेस्टेज है वो किस प्रकार से बाहर हो जाते हैं, बाहर की तरफ। ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा इसका संबंध कैसे है, हमारा रिलेशनशिप हेल्थ से है। न्यूट्रिशंस पोषक तत्व जो कि बॉडी के अंदर जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनको ऑब्जर्व करता है और जो वेस्टेज है वो बाहर को निकाल देता है। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे इसमें माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आता है। दूसरा देखिए यहाँ पे आता है प्रोटीन, सेकंड, थर्ड है फैट और फोर्थ है वाटर। यानी आपसे पूछे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो वो आपको 4 बताने हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट में अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सिंपल है। जिसका कार्बन से है, कार्बो से कार्बन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका रेशियो 2:1 में है। ठीक है, ये देख लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का पहला यानी महत्वपूर्ण सोर्स है। और ये 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, और सुक्रोज, मल्टोज, ये सारे जो है सिंपल में आते हैं। ठीक है, इनको सिंपल बोलते हैं। ये टेस्ट में मीठे होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लास्ट जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते और बेसिकली स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं।
यानी पानी में ना घुलने वाले नहीं होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन देखिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर भी पाया जाता है। और आपसे पूछ सकता है सल्फर किस में पाया जाता है? तो सल्फर प्रोटीन में ही पाया जाता है, मैक्रो जो भी न्यूट्रिएंट्स है। अब इसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी में? 9 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट। टोटल अमीनो एसिड 23 होते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक प्रकार के हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर ग्रोथ, है ना, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करना, ठीक है। वैसे पर डे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है 0.6 ग्राम, 0.36 ग्राम, यानी 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड एक आइडियल वेट के अनुसार, जिसका जैसा वेट है उसके अकॉर्डिंग 0.6 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। फैट का जो रेशियो होता है, फैट के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है 76-12-12 जो रेशियो होता है। अब यह फैट करता क्या है? बॉडी को वार्म रखने में हेल्पफुल है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमें इमरजेंसी में एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है फैट। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए वाटर तो आपको पता ही होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, कंज्यूम सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स होते हैं 2:1 में। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिसेफ और यूएसडीए के बीच में थोड़ा सा विवाद है इससे रिलेटेड। यूनिसेफ इसको कहता है कि ये इसमें नहीं रखा जा सकता। यूनिसेफ कहता है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं रखा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, इसलिए इसको नहीं रखने की वो पक्ष में है। लेकिन यूएसडीए क्या मतलब? यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन, इसके पक्ष में है क्योंकि ये हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें माइक्रो है। माइक्रो के अंदर कौन कौन से तत्व इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं? तो इसमें मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। मिनरल्स, सबसे पहले मिनरल्स की तरफ जाएंगे। मिनरल्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रो जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पर डे 4%। वैसे देखा जाए कि जो बॉडी के अंदर जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 4% मिनरल्स होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का 100 kg वेट है तो 4% उसका मिनरल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 ग्राम, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा जो इसमें डिवाइडेड किया गया है मैक्रो मिनरल्स में, यानी मिनरल्स के भी 2 पार्ट जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कैल्शियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो ये है माइक्रो मिनरल्स। और जिनकी रिक्वायरमेंट कम है उनको रखा गया है माइक्रो मिनरल, जैसे आयोडीन, आप देख सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। तो ये पोषक तत्व इस तरह से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पहुँचेंगे। नेक्स्ट है इसमें विटामिन्स जो है 2 तरीके के इसमें बताया गया है। एक फैट सोलुबल होती हैं, एक वाटर सोलुबल होते हैं। जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, जो फैट में घुलनशील हैं, वो विटामिन्स आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। अब इसको याद रखिए कि जो विटामिन फैट सोलुबल विटामिन्स हैं और वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं। तो जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो विटामिन बी और सी है, ठीक है। वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। अब इसको याद कैसे करना है? वाटर कैसा होना चाहिए? वेरी क्लियर, यानी बी से हम इसको बेरी मानते हैं। वेरी क्लियर यहाँ से मतलब समझिए, बी से हम इसको वेरी क्लियर। तो बी और सी वो है वाटर सोलुबल, यहाँ पे आप समझिएगा। और एक दूसरा जो यहाँ पे लिखा है फैट सोलुबल, तो फैट सोलुबल फैट में घुलनशील है ए, डी, ई और के। और वाटर सोलुबल कौन सी हैं? वाटर सोलुबल बी और सी, देख सकते हैं यहाँ पे बी और सी। इस तरीके से आप याद रखेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आप समझने की बात है कि विटामिन्स हैं क्या। कभी कभी पूछ लेते हैं विटामिन्स क्या है। विटामिन हमारी बॉडी को स्मॉल रिक्वायरमेंट में चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम है, हमारी बॉडी को डिसीज़ फ्री रखने में हेल्पफुल होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं होते, तो हम डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। हम बीमार होने के चांसेस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी जैसा रोग हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई हो कि विटामिन फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन्स में विटामिन फैट सोलुबल में कौन कौन सी विटामिन है? फैट सोलुबल में ए, डी, ई और के है।
अब विटामिन ए के बारे में विस्तृत यहाँ पे लिखा है। अब इसको आसानी से एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आए। जैसे विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलम ने इसको खोज की थी, 1930 में डिस्कवर किया था। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसा कि आपको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से, यानी इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, विटामिन डी, जहाँ विटामिन डी की कमी से रिकेट जैसी बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन के, क्लॉटिंग। यहाँ पे समझिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ दिस विटामिन क्लॉट द ब्लड, यानी ब्लड के थक्के बनने में हेल्पफुल होते हैं। ब्लड का जब रसाव होता है चोट लगने पे, तो वहाँ पे थक्का बनने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी है, बी और विटामिन सी, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। विटामिन बी1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, इसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी को राइबोफ्लेविन, यहाँ पे देख सकते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। बी3 को हम नाइसिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी5 को पैंथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन 6 यहाँ पे देख सकते हैं, होमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और विटामिन 12 भी कहीं ना कहीं जो है यूजली हमें हेल्पफुल होते हैं विटामिन। और ये बेसिकली देखा जाए तो कुछ विटामिन इसमें से इंक्लूडेड नहीं। विटामिन में मैं आपको बताऊं, बी12 में 8 विटामिन इंक्लूडेड हैं। वैसे 12 तक थे, कुछ विटामिन को निकाल दिया गया था बाद में। बी12 भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है। और ये इसकी कमी से भी एनीमिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, तो एनीमिया जैसे रोगों से बचाव है बी12 की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखिए साथ लास्ट में लिखा है, डिफिशिएंसी ऑफ मे बी कॉजेज एनीमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बी7 भी है। देखिए यहाँ पे अब बी7 भी है और बी6 भी है, फ्लोरिक एसिड भी है और विटामिन बी7 भी है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको फ्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं और यहाँ पे बी7 को यहाँ पे बायोटीन के नाम से जानते हैं। बी7 बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट पर बात करें विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, इसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जिसको जानते हैं। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो हैं जिनसे हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसमें वाटर को नहीं इंक्लूड किया गया, बाकी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को शामिल किया। जैसे प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया था, प्रोटीन यहाँ पे हमारी ग्रोथ के लिए मेन रिक्वायरमेंट ग्रोथ में प्रोटीन की होती है। मसल्स डेवलपमेंट, ये दो सोर्सों से हमको मिलते हैं। कौन कौन से दो सोर्स हैं? एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। अब इन दोनों सोर्सों से हमको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे समझिएगा कार्बोहाइड्रेट भी इनके सोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं कैसे होते। यहाँ पे जैसे बाजरा हो गया, क्रेप्स हो गया, पोटैटोज हो गए, गुड़ हो गया, शुगर हो गया। फिर इसके बाद देखिए फैट भी महत्वपूर्ण है, ये भी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स पहले पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिटिव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमने जैसा कि पढ़ लिया है। फैट भी जान लिया है। फैट के भी दो सोर्सेज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो फैट हमको मिलता है एनिमल से, दूसरा वेजिटेबल्स से। नेक्स्ट देखिए विटामिन भी इनको इंक्लूड किया गया विटामिन में। जैसा कि आपको मैंने बताया था, विटामिन दो तरीके के होते हैं, टाइप्स में रखी गई हैं, फैट सोलोबल, वाटर सोलोबल। जो फैट सोलोबल है, जो फैट में घुल जाने वाली हैं, वो देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। और वाटर सोलुबल बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बी कॉम्प्लेक्स या थायमीन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल में इसको अलग से समझाया गया है, कौन कौन सा सोर्सेज हैं। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स वो हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स वो हैं। अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स वो हैं जिनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, जो आर नॉट प्रोवाइडेड एनर्जी और कैलोरीज, जो हमको और कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करते। जैसे रफेज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रफेज हो गया। वाटर हो गया, वाटर को भी इसमें नहीं उसमें रखा गया है, जबकि ये मैक्रो में भी रखा गया था, लेकिन इसमें यहाँ पे कहा गया ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको इसमें रखा गया। अब कलर कंपाउंड है, फ्लेवर है। कलर एक तरह का रंग से किसी प्रकार की हमको एनर्जी नहीं प्रोवाइड। फ्लेवर यानी स्वाद से भी हमें कुछ नहीं, कुछ और भी हैं नॉन न्यूट्रिटिव। जैसे प्लांट कंपोनेंट जैसे कि आपको पता होगा कि जब प्लांट से मिलने वाले कुछ जैसे लीव्स हैं, है ना,
तो उनसे हमें और भी नुकसान होता है। जैसे तंबाकू की लीव्स से तंबाकू बनता है, या फिर हम बोलें कि चाय की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे, तो वो कुछ ना कुछ हमें नुकसानदेह होती है। और जबकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो ये भी इसी में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो है हेल्दी वेट, और दूसरा देखिए पिटफॉल, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ्स। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इसमें सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अब देखिए हेल्दी वेट कौन सा है। हेल्दी वेट वो है जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। बीएमआई में हमने बताया था इसके बारे में, या हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात माने तो द हेल्दी वेट इज कंसीडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 19 टू 25 बीएमआई। जिसका 19 टू 25 बीएमआई है, वो हेल्दी वेट में उसको कंसीडर किया गया है। तो हेल्दी वेट का मतलब जो स्वस्थ वेट हो, इतना औसत वेट हो जिसमें ना वो अंडर वेट हो ना वो ओवर वेट हो। यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है। अब हम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, हेल्दी वेट कोई है या नहीं है। तो हम उसका वेट लें, हाइट लें, और इसके बाद इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके जो BMI आए उसको हम उस कैटेगरी में देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी बनी है। जैसे अगर किसी का 18.5 से कम आता है तो अंडर वेट है, अगर 18.5 से 24.9 के बीच पाता है तो नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल वेट में है। तो नॉर्मल वेट, यहाँ पे हेल्दी वेट के बारे में बात किया अगर है तो ये एक कैटेगरी है। इसके बाद आप समझिएगा हेल्थ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जाहिर सी बात है, अब एक्टिविटी करके कट योर कैलोरीज, कुछ कट कैलोरीज को भी कट करके, जैसा कि एक्टिव लाइफ स्टाइल के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हेल्दी रहें। अवॉइड फैटी फूड्स जो भी हैं उनको अवॉइड करने, जंक फूड से हमको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से भी हमको बचना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे है फिट फॉल ओवर डाइटिंग। फिट फॉल ऐसे, इसको हम अगर हिंदी में समझें तो उसका मतलब होता है अल्पाहार, यानी कि हम कम खाएं, और कम खाने से बहुत ज़्यादा और भी बीमारियां हो जाती हैं। लोग अपने आप को स्लिम और ट्रिम करने के लिए क्या करते हैं, अल्पाहार यानी पिटफॉल ऑफ डाइटिंग शुरू कर देते हैं, और उससे उनको और भी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाते हैं। तो अब फिट ऑफ फॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वो जो मेथड यूज़ करते हैं अपने आप को स्लिम और ट्रिम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि उनके अंदर क्या कमियां आ जाती हैं, जैसे लो एनर्जी डाइट रूल लेना शुरू करते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस, ईटिंग डिसऑर्डर, स्किपिंग मील्स, खाने का उल्लंघन करना, खाना छोड़ देना, ये सारी इनकी चीज़ें दिखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी, नॉट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और वो डाइट भी लेना ऐसी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कम खाएंगे तो हम स्लिम और ट्रिम होंगे, जबकि ये इसका वहम है। कैलोरीज आर कैलोरीज, कैलोरीज कहीं से भी मिले वो कैलोरीज है। नेक्स्ट दे दें यहाँ फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब आप लोग समझते होंगे। फूड एक तरीके का, जो फूड हम लेते हैं उसका ना पच पाना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको ना पचा पाना, ये होता है फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, आप खाद्य सहनशीलता भी बोल सकते हैं, असहनशीलता, खाद्य असहनशीलता, खाद्य पदार्थों का डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा ना पचा पाना। तो पहले इसको इसको एक जाना जाता है, फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। इसको एक तरीके से रखा जाता है, तुलनात्मक रखा गया था, उपेक्षा रखा गया था कि ये फूड एलर्जी है। लेकिन ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं फूड डाइजेस्ट सिस्टम का वर्क ना कर पाना इन भोजन पे, कुछ भोजन ऐसे हैं जिनको डाइजेस्ट, जैसे कि हम कुछ भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वही फूड इंटॉलरेंस है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, अब समझिएगा इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। यहाँ पे कॉजेज़ भी दिए गए हैं यहाँ पे कॉजेज़ के बारे में जो हम बात करेंगे, तो कॉजेज़ में कहा गया है कि मेन क्या है, कि यूजली क्या होता है कि कुछ फूड्स जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनको तोड़ नहीं पाते हैं, फूड एलिमेंट्स को अलग नहीं कर पाते, ये कुछ कारण बताए गए हैं। सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जैसे हेडेक हो गया, स्टमक पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, गैस हो गया, इस तरह क्रैम्प्स होंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो बेस्ट करंट ट्रीटमेंट है ये है कि हम ऐसे फूड को अवॉइड कर दें, या फिर उनकी कम क्वांटिटी लें, या फिर थोड़ी थोड़ी देर पे लें, ताकि डाइजेस्ट सिस्टम उसको हजम कर सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है फूड मिथ्स है। फूड मिथ्स का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, कुछ ऐसी बातें फूड से रिलेटेड जो अंधविश्वास हैं, यानी भोजन से संबंधित मिथक बातें, जो मिथक बातें भोजन के विषय में मिथक बातें फैली हैं समाज में। जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे पोटैटो मिक्स
यू फैटी यानी पोटैटोज आपको मोटा बना देते हैं, यानी आलू मोटापे में वृद्धि करता है, जबकि एक तरीके से ये सत्य नहीं है। जब तक आप कोई ऐसे फूड नहीं लेते हैं जिसमें एनर्जी या बोले हम कार्बोहाइड्रेट ना हो, वो कैसे हमको फैटी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके के अपवाद हैं या फूड मिथ्स हैं। तो फूड मिथ्स का मतलब आप समझ गए होंगे, जो फूड से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रिवलिंग या कुछ ऐसी बातें पूरे वर्ल्ड में फैली हैं जो कि साइंटिफिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और देखिए, फैट फ्री फ्रूट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। कुछ लोग कहते हैं फैट फ्री चीज़ें छोड़ दें तो हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइजेज बंद करने से और ये सारी चीज़ों से फैट लूज़ हो सकता है एक्सरसाइजेज करने से, लेकिन यहाँ पे फैटी फूड पूरी तरीके से उत्तरदायी नहीं रखता है या वेट को कम करने में। तो ये फूड मिस हैं। कुछ और भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस मेक्स यू ईट मोर। अगर कोई एक्सरसाइजेस करता है तो अधिक खाने के लिए विवश हो जाता है, यानी अधिक खाता है जो एक्सरसाइज करता है। एक रिसर्च में कहा गया कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनकी डाइट बहुत अच्छी है। तो ये एक तरीके का फूड मिथ है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आए होंगे। थैंक यू।